सोचो, एक ऐसा अंधेरा जो इतना गहरा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अरबों साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऐसा ही था, लेकिन इस अंधेरे में धूल और गैस के छोटे छोटे कण तैर रहे थे जो पुराने सितारों के अवशेष थे। गुरुत्वाकर्षण, एक साइलेंट ऑर्केस्ट्रेटर, ने इन कणों को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये क्लम्प्स बड़े होते गए और ज्यादा मैटर को अपनी तरफ खींचते गए। जैसे जैसे ये कॉस्मिक क्लाउड्स कोलैप्स हुए, ये तेजी से घूमने लगे और बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करने लगे। इन स्वर्लिंग क्लाउड्स का केंद्र भट्टी बन गया, जो किसी भी चीज से ज्यादा गर्म था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आखिरकार एक स्पार्क, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ और एक तारा पैदा हुआ जो प्रकाश और ऊर्जा से चमक रहा था। तारों के जन्म और मृत्यु का यह साइकिल पूरे ब्रह्मांड में चलता रहा और हर जनरेशन ने कॉस्मोस को हेवियर एलिमेंट से समृद्ध बनाया। सबसे सिंपल एटम, हाइड्रोजन से लेकर जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स तक, हर एलिमेंट एक मरते हुए तारे के केंद्र में बना था। हमारा अपना सूरज, जो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में एक साधारण तारा है, इन एंशिएंट कॉस्मिक इवेंट्स के कारण ही अस्तित्व में है। लगभग 4.6 अरब साल पहले पास का एक तारा सुपरनोवा में बदल गया। ये एक कैटेक्लिज्मिक एक्सप्लोजन था जिसने तारे को फाड़ दिया और उसके गट्स को पूरे कॉस्मोस में बिखेर दिया। ये कॉस्मिक डेब्री अंतरिक्ष में बहता रहा और आखिरकार गैस और धूल के एक बादल से टकराया, हमारा सोलर नेबुला। सुपरनोवा के शॉकवेव ने हमारे नेबुला को झकझोर दिया, जिससे वो कोलैप्स हो गया और स्पिन करने लगा। केंद्र, जहां मैटर सबसे घना था, हमारे सूरज में इग्नाइट हो गया। इस नवजात तारे के चारों ओर लेफ्टओवर मटेरियल की एक डिस्क घूम रही थी, गैस, धूल और सुपरनोवा के रेमनेंट्स। यही हमारे सोलर सिस्टम का रॉ मटेरियल था। लाखों सालों में गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा। धूल के कण आपस में जुड़ते गए और बड़े बड़े बॉडीज बनाते गए, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। ये प्लैनेटेसिमल्स गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए, आपस में टकराए और चिपक गए और धीरे धीरे प्रोटोप्लैनेट्स में बदल गए। सूरज के करीब, जहां ज्यादा गर्मी थी, पृथ्वी जैसे रॉकी प्लैनेट्स बने। दूर ठंडे गहराई में बृहस्पति और शनि जैसे गैस जायंट्स ने गैस के विशाल बादलों को एक्रीट कर लिया। हमारी यंग अर्थ की कल्पना करो, पिघली हुई चट्टान का एक फायरी बॉल जिस पर लगातार एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी हो रही है। यह बहुत ज्यादा गर्मी और केओस का समय था। जैसे जैसे पृथ्वी बड़ी होती गई, उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया और वो और भी डेब्री को अपनी तरफ खींचती गई। इन इंपैक्ट से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई, जिससे ग्रह की सरफेस पिघल गई। समय के साथ बॉम्बार्डमेंट कम हो गया और पृथ्वी ठंडी होने लगी। लोहे और निकल जैसे हेवियर एलिमेंट्स केंद्र की ओर चले गए और ग्रह का कोर बनाया। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे लाइटर एलिमेंट्स सरफेस बना गए और क्रस्ट बनाया। कोर और क्रस्ट के बीच में मैंटल था, जो गर्म विस्कस रॉक की एक लेयर थी। ये अर्ली अर्थ उस जीवन योग्य ग्रह से बहुत अलग थी जिसे हम आज जानते हैं। ये एक हॉस्टिल वॉल्केनिक वर्ल्ड था जो एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में ढका हुआ था, लेकिन इस वायलेंट सरफेस के नीचे कुछ रिमार्केबल चीज के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट हो रहा था। जब पृथ्वी अभी अपनी इन्फेंसी में थी, तब मंगल ग्रह के आकार का एक ऑब्जेक्ट हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा फोर्स से टकराया। इस कैटेक्लिज्मिक इंपैक्ट, जिसे जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कहा जाता है, ने बहुत ज्यादा डेब्री को अंतरिक्ष में फेंक दिया। ये डेब्री पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल में फंस गया और समय के साथ मिलकर हमारा चांद बना। इस इंपैक्ट का हमारे ग्रह पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने पृथ्वी के एक्सिस को टिल्ट कर दिया, जिससे हमें सीजन्स मिले। इसने पृथ्वी के रोटेशन को भी तेज कर दिया, जिससे हमारे दिन छोटे हो गए। चांद, जो अब पृथ्वी का कांस्टेंट कंपेनियन है, ने हमारे ग्रह के वॉबल को स्टेबलाइज करने और उसके टाइड्स को रेगुलेट करने में एक वाइटल रोल निभाया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, ज्वालामुखी फटते गए और ग्रह के इंटीरियर से गैसेस बाहर निकलते गए। इन गैसेस, जिनमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल थे, ने पृथ्वी का अर्ली एटमॉस्फेयर बनाया। तब फ्री ऑक्सीजन नहीं था और एटमॉस्फेयर थिक और टॉक्सिक था। लाखों सालों में एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर कंडेंस हो गया और क्लाउड्स बने। मूसलाधार बारिश ने ग्रह की सरफेस पर पानी बरसाया और पहले ओशंस को भर दिया। ये अर्ली ओशंस एसिडिक और गर्म थे, जो आज के लाइफ टीमिंग वाटर से बहुत अलग थे।
लेकिन इस प्राइमोर्डियल सूप में जीवन के इमर्जेंस के लिए स्टेज सेट हो रहा था।